चलो बेटा शुरू करते हैं। सेक्शन 96 मैंने अभी आपको बताया हाल फिलहाल। अब हम सेक्शन 96 को एक बार वाइंड अप करते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। ठीक है, कुछ केस लॉज हैं जो मैं आज की क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा सेक्शन 96 पे, और उसके बाद फिर आगे चलेंगे सेक्शन 97, 98, 99 और 100 की तरफ। ठीक है, देखिए पहली चीज तो मैंने आपको बताया यार कि जो सेक्शन 96 है ना, वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड करो। सेक्शन 96 सबसेक्शन 1, सेक्शन 96 सबसेक्शन 2। सेक्शन 96 सबसेक्शन 1 कहता है कि भैया एवरी कंपनी अदर देन ओपीसी, हर कंपनी ओपीसी को छोड़ करके उसे एक एजीएम तो कंडक्ट करनी ही होगी इन ईच कैलेंडर ईयर। हर कैलेंडर ईयर में उसे एक एजीएम तो कंडक्ट करनी ही पड़ेगी। फिर मैंने आपको बताया भैया कैसे कन्वीन किया जाएगा। तो भैया ये नोटिस से आप ना कंफर्मेशन दोगे टू द मेंबर्स। किसको बेटा? मेंबर्स को। नोटिस किसको जाएगा सर? इक्विटी को, प्रेफरेंस को, दोनों को। हाँ जी, किसको जाएगा? बोथ, दोनों को। इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। भले इक्विटी के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, प्रेफरेंस के पास वोटिंग राइट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आपको जो नोटिस डिस्पैच करना है टू द इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ। ऐसा क्यों सर? देखो इक्विटी वाले वोट करेंगे, कुछ स्पेशल केसेस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी वोट होता है या नहीं होता? होता है सर। इसके अलावा कम से कम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मालिक तो है ना, विदाउट वोटिंग पावर ही सही, लेकिन मालिक तो है ना। उनको अपने कंपनी के अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कि सर हमारी कंपनी के अंदर चल क्या रहा है। तो इसीलिए इन्हें भी हम लोग इनवाइट करते हैं कि आप भी आइए और जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। फिर मैंने प्रोवाइडेड दैट के अंदर बताया था कि फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो 9 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, जबकि सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग कितने महीने में होना चाहिए बेटा? 6 में। ठीक है, कम से कम 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट में मैंने कहा कि देखो सेकंड प्रोविजो ये कह रहा है कि फर्स्ट एजीएम जो है वो, बोलो ना, फर्स्ट एजीएम जरूरी नहीं है जिस साल में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसी साल में आपको फर्स्ट एजीएम करवाना पड़े। थर्ड प्रोविजन मैंने आपको बताया, रजिस्ट्रार 3 महीने तक की एक्सटेंशन दे सकता है। एक्सटेंशन के ऊपर मैंने आपको बताया था एक्सटेंशन मिलता कब है? हाँ जी, एक्सटेंशन मिलता कब है मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था? बताइए, बताया नहीं बताया? स्पेशल रीजन, नॉट स्पेशल रीजन। अगर स्पेशल रीजन है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा था कि अगर मान लो कि आप बता रहे हो कि सर हमारा ऑडिटर जो है उसको फीवर आ गया, ऑडिटर को होना पड़ेगा ना जनरल मीटिंग के अंदर, कंपनी सेक्रेटरी को फीवर आ गया, क्या ये स्पेशल रीजन है? क्या ये स्पेशल रीजन नहीं है? लेकिन अर्थक्वेक आ गया, क्या ये स्पेशल रीजन है? हाँ ये स्पेशल रीजन है बच्चों। ठीक है, तो एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा, लेकिन ये एक्सटेंशन के लिए आपको अप्लाई कब करना है बेटा? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द मोस्ट स्ट्रिंजेंट टाइम लिमिट। जो मोस्ट स्ट्रिंजेंट टाइम लिमिट है उसके एक्सपायरी से पहले, जो बार बार हमारी केसेस के अंदर कितना आ रहा है बेटा? 30 सितंबर। क्या आ रहा है बेटा? 30 सितंबर। फिर मैंने कहा फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन एक बार पढ़ लीजिए, सेक्शन 2 क्लॉज 41। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है? तो कहते हैं बॉडी कॉर्पोरेट जो कि 31 तारीख से पहले इनकॉर्पोरेट हुई है उसके लिए तो यही वाला 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर का एंड माना जाएगा, लेकिन अगर 1 जनवरी के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसके लिए 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग कैलेंडर ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर का होगा। होल्डिंग सबसी एसोसिएट जो कि बेटा क्या है बेटा? एक कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन ये इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, तो कह रहे हैं इसके लिए हम ना सीजी अलाउ कर देगा कोई सा भी फाइनेंशियल ईयर। कोई सा भी फाइनेंशियल ईयर मतलब कह सकता है सीजी की भी इसका फाइनेंशियल ईयर ना मई में एंड होगा, जुलाई में एंड होगा, कुछ भी कह सकता है सीजी। ठीक है, करेक्ट है जी? बोलो कोई डाउट? ये केसेस मैंने केसेस आपको क्वेश्चन फॉर्म में करा दिए थे। आज एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जो टॉप 100 एंटाइटीज है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे एज ऑन 31 ऑफ मार्च, उसको हम लोग ना कहेंगे कि भाई उसके पास 5 महीने का ही टाइम पीरियड है एजीएम करवाने का। कितने महीने का टाइम पीरियड है बेटा? आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और उन टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज को क्या करना पड़ेगा बेटा? लाइव वेबकास्ट करना पड़ेगा उनके जनरल मीटिंग का। याद है क्या? चलो, फिर थर्ड प्रोविजन एक्सटेंशन मैंने आपसे डिस्कस अभी भी कर लिया, और ये भी बता दिया रूल्स ऑफ एक्सटेंशन क्या है। एक्सटेंशन आरओसी देगा बेटा, एप्लीकेशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द मोस्ट स्ट्रिंजेंट टाइम लिमिट होना चाहिए, पावर और जुरिस्डिक्शन जो है वो ग्रांट होगा। ठीक है, बाय द सॉरी एजीएम के लिए, ईजीएम के लिए ग्रांट नहीं हो सकता। कंपनी कैन नॉट जंप पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर। कंपनी को कहते हैं वैसे तो कैलेंडर ईयर को वो जंप नहीं कर सकती टू गेट द एक्सटेंशन। ठीक है जी, बोलो समझ में आ रही बात? मतलब ऐसा ना हो कि एक्सटेंशन पा करके भी जो है ना वो
कैलेंडर ईयर जो है वो जंप हो जाए, ठीक है, तो आरओसी उस केस में उसको ग्रांट नहीं करेगी बच्चों, ठीक है। याद करो बिजॉय कुमार करनानी वर्सेस असिस्टेंट आरओसी वेस्ट बंगाल, केस क्या था बेटा, केस क्या था बताओ। कि सर ऐसा नहीं है, जो मोस्ट स्ट्रिंजेंट टाइम लिमिट है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी एजीएम को शुरू करनी है, बल्कि आपको कंक्लूड भी कर देना है उसमें, क्या कर देना है आपको, कंक्लूड भी कर देना है। लेकिन ये वेस्ट बंगाल का केस था, बाद में बेटा एमसीए की क्लैरिफिकेशन आई है और एमसीए ने क्या बोला है बेटा, जो भी बोला है वो पूरे के पूरे इंडिया पर बाइंडिंग है। फिर 96 सबसेक्शन 2 में मैंने कहा टाइम ऑफ एजीएम बताया 9 to 6 के बीच में हो जाना चाहिए, डे ऑफ एजीएम बताया कि कोई भी डे अदर देन नेशनल हॉलीडे। और नेशनल हॉलीडे बेटा सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 बताता है नेशनल हॉलीडे का मतलब क्या है, 3 डेज बताया उन्होंने, इंडिपेंडेंस डे, 15th अगस्त रिपब्लिक डे, 26th ऑफ जनवरी एंड 2nd अक्टूबर दैट इज द गांधी जयंती। वे टू कंडक्ट एजीएम कह रहे हैं भैया आपको रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही एजीएम कंडक्ट करना चाहिए, लेकिन आप बताओ रजिस्टर्ड ऑफिस तो बहुत छोटा होता है काफी बार, तो वहां पर सारे लोग आ जाएंगे क्या, नहीं, तो कहते हैं या फिर कोई भी प्लेस जो कि विद इन द सेम टाउन सिटी और विलेज हो। क्या समझ में आ रही बात। लेकिन इसमें कुछ चीजें ध्यान में रखने वाली बात है, सीजी एग्जेम्प्ट कर सकता है कुछ कंपनीज को, सीजी ने एग्जेम्प्ट किया बेटा गवर्नमेंट कंपनीज को, सेक्शन 8 कंपनीज को। गवर्नमेंट कंपनी को किन चीजों से एग्जेम्प्ट किया हुआ है, गवर्नमेंट कंपनी को एग्जेम्प्ट किया हुआ है कि वो कहीं पर भी अपना एजीएम करवा सकता है, जबकि सेक्शन 8 कंपनी को बोला तू कहीं पर भी करवा, किसी भी दिन करवा और किसी भी समय पर करवा। समझ रहे हो, गवर्नमेंट कंपनी को सिर्फ बोला है तू कहीं पर भी अपना एजीएम कंडक्ट करवा, लेकिन सेक्शन 8 कंपनीज को बोला है तू कहीं करवा मतलब एनी प्लेस, किसी भी दिन करवा मतलब एनी डे, और किसी भी टाइम करवा सकता है एनी टाइम, ठीक है। लेकिन अप्रूवल चाहिए होगा, यहां प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा। नेशनल हॉलीडे किसे कहते हैं बता चुका हूं। बोलो जी, कोई डाउट है अभी तक, पक्का, शेल वी मूव फर्दर, आ जाओ जी, मुझे कुछ सवालों का जवाब देना जरा। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ सवाल जवाब होते रहेंगे बेटा, मतलब सवाल जवाब के बाद फिर हम ऑब्वियसली सेक्शंस भी करेंगे। आइए लिखते हैं जरा, क्वेश्चन है, यही आपके केस स्टडी के फॉर्म में आता है, तो मैं इसको केस स्टडी बोल दूंगा, केस स्टडी 1। सुनना बेटा, सीएस है या मैनेजर है, इसने क्या किया, इसने नोटिस सेंड किया है, सीएस या मैनेजर ने नोटिस सेंड किया है टू द मेंबर्स, टू द मेंबर्स। लेकिन बच्चों ये जो नोटिस गया है ना, विदाउट विदाउट अथॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ना अथॉरिटी थी नहीं इसके अंदर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा कुछ कहा नहीं इन लोगों को। मुझे बताइए कि क्या ये मीटिंग वैलिड होगी, क्या ये मीटिंग वैलिड होगी बच्चों, सवाल यही है, क्या ये मीटिंग वैलिड होगी क्या, बताइए बेटा। कितने बच्चे कह रहे हैं कि नहीं सर बिल्कुल भी वैलिड नहीं, नॉट वैलिड, आप लोग एक्सेप्शन केस बता दो फिर क्या है। मैंने आपसे कहा जनरल मीटिंग एनुअल है, अब क्या करोगे। चलो मैं मान लेता हूं, यहां पर जो मेंबर को नोटिस गया है वो ईजीएम का है या एजीएम का है, किसी भी चीज का है। अब बताओ अब क्या करना, अब क्या करोगे, क्या आंसर होना चाहिए आपका। यू आर द कंपनी सेक्रेटरी, क्या करो बेटा ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे।
लिखिए, इट मे बी वैलिड। बेटा, ओ बेटा, देखना, इट मे बी वैलिड कब सर? इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेटिफाई, रेटिफाई और वैलिडेट, और वैलिडेट द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। और ये केस है ROC वर्सेस हाईक्राफ्ट गोल्ड रिडक्शन एंड माइनिंग कंपनी लिमिटेड। बोलो बेटा, समझ में आ रही बात? ऑब्वियसली अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बाद में रेटिफाई कर दिया, चलो ठीक है, हम मान लेते हैं, वैसे भी हमने GM तो कराना ही था, तो आपने हमारी डिस्कशन को सुन करके भले आपने एक शायद नोटिस डिस्पैच कर दिया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वी रेटिफाई इट। हो सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको रेटिफाई कर दें, और अगर कर दिया तो बेटा ऑब्वियसली वो वैलिड मीटिंग माना जाएगा, अगर नहीं किया तो वो वैलिड मीटिंग नहीं माना जाएगा, वो मीटिंग वॉइड हो जाएगा। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? नहीं, चलो बहुत बढ़िया, लिखिए जरा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं जरा। हाँ जी, कोई दिक्कत? नहीं, चलें आगे। लिख लिया बेटा सबने? जल्दी लिखो बेटा। आ जाओ, अब आप लिखिए केस स्टडी 2। देखो बेटा, मान लीजिए कि जनरल मीटिंग कंडक्ट हो रहा है, जनरल मीटिंग की डेट आ चुकी है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट नॉट रेडी, बुक्स ऑफ अकाउंट नॉट रेडी। बुक्स ऑफ अकाउंट रेडी नहीं है, अब क्या किया जाए इस सिचुएशन में? तो बेटा केस है बिजनॉय कुमार करनानी का ही, वर्सेस असिस्टेंट ROC। इस केस में क्या हुआ, कहा गया इफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट रेडी, तो ऐसा नहीं है कि हम GM को ही हटा देंगे, GM को ही शिफ्ट कर देंगे आगे। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट रेडी नहीं है तो एक काम करो, आप पार्शियल रेडी बुक्स ऑफ अकाउंट को ही प्रेजेंट कर दो। तो कहने हैं प्लेस द सेम partial ready books of account before members, before members, before members। डन। करनानी वर्सेस असिस्टेंट ROC।
अगर हो गया हो तो फिर आगे बढ़े, बोलो। बेटा सेक्शन 96 में आपने ये सारे के सारे केस लॉज देख लिए हैं, केस स्टडीज देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं, देखो सेक्शन 96 के साथ ना एक सेक्शन बल्कि दो सेक्शन साथ के साथ पढ़ करके खत्म कर देने चाहिए, बट सेपरेटली भी मैं इन सेक्शंस को लूंगा। पहले मैं आपको बता देता हूं सेक्शन 121 121 सेक्शन 121 रिपोर्ट ऑन एजीएम, लिखिए जरा, रिपोर्ट ऑन एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग पर रिपोर्ट। देखो क्या बोलते हैं। पहली चीज तो ये रिपोर्ट करने का काम ना सारी कंपनीज का है नहीं। तो कौन सी कंपनीज का है सर? अभी बताता हूं बेटा, ध्यान से सुनना। देखिए कोई अगर पब्लिक कंपनी, वो भी पब्लिक कंपनी के अंदर बेटा वो लिस्टेड होनी चाहिए। लिस्टेड पब्लिक कंपनी, कौन सी कंपनी है बेटा? लिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो कहते हैं लिस्टेड पब्लिक कंपनी हाँ जी, लिस्टेड पब्लिक कंपनी जो है वो आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को MGT 15 फाइल करेगा इन 30 डेज। इन 30 डेज। कहां से 30 डेज बेटा? फ्रॉम दी कंक्लूजन, जिस दिन आपका एजीएम खत्म हुआ है, कंक्लूजन ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। बच्चों जिस दिन हमारा एजीएम खत्म हुआ है ना, वहां से 30 दिन के अंदर अंदर, वहां से कितने दिन के अंदर अंदर? 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को हम क्या करेंगे? MGT 15 फाइल करेंगे। क्या फाइल करेंगे बेटा? MGT 15 फाइल करेंगे। याद रखिएगा, जिस दिन आपकी मीटिंग कंक्लूड हुई है वहां से 30 दिन के अंदर अंदर आप क्या करोगे बेटा? आरओसी को क्या दोगे? MGT 15, जिसके अंदर बच्चों याद रखना साइन करना होगा, सिग्नेचर होंगे बेटा। किसके सिग्नेचर होंगे? जिसके अंदर सिग्नेचर होंगे, देखिए एक तो होगा बेटा चेयरमैन, या चेयरमैन के अलावा अगर चेयरमैन नहीं है तो दो डायरेक्टर्स, कम से कम दो डायरेक्टर्स। और बेटा उनमें से एक डायरेक्टर जो है ना, वन एमडी होना चाहिए अगर कोई है तो। अगर कंपनी में कोई एमडी है तो उनमें से एक कौन होना चाहिए बेटा? एमडी होना चाहिए, मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए। और चाहे चेयरमैन साइन करे, चाहे दो डायरेक्टर्स जिसमें से कि एक एमडी हो, साथ के साथ सीएस के सिग्नेचर भी लगेंगे, साथ के साथ कंपनी सेक्रेटरी के सिग्नेचर भी यहां पर लगेंगे बच्चों। बोलिए, एनी डाउट? कोई डाउट है क्या? मैंने आपको क्या बताया बेटा? चेयरमैन चाहिए, चेयरमैन प्लस दो, सॉरी चेयरमैन या दो डायरेक्टर्स। ठीक है, दो डायरेक्टर्स की बात करें तो उनमें से एक, अगर कंपनी के अंदर एमडी है तो एमडी होगा उनमें से एक, और उसके साथ साथ सीएस के भी सिग्नेचर लग जाएंगे। बोलो बेटा, कोई डाउट है सेक्शन 121 के अंदर? नहीं है तो जल्दी लिखो। लिख लिया? चलो आगे की तरफ चलते हैं बेटा। देखिए अगर कोई सेक्शन 121 को कंप्लाई नहीं करता, मतलब फेल हो जाता है टू कंप्लाई द सेक्शन 121, तो क्या होगा? लिखना बेटा, लिखना जरा। पेनल्टी फॉर फेलियर ऑफ सेक्शन 121। इसके लिए पेनल्टी क्या है बेटा? कह रहे हैं कंपनी के ऊपर भी पेनल्टी होगी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर भी पेनल्टी होगी।
सर कंपनी के ऊपर पेनल्टी बता दो। कह रहे हैं मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 लाख। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर कह रहे हैं मिनिमम 25,000 और मैक्सिमम 1 लाख। ये आपके ऊपर फाइन रहेगा। कंपनी पे 1 लाख से 5 लाख तक का फाइन है, जबकि ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 25,000 से 1 लाख रुपए तक का फाइन है बच्चों। सेक्शन 121 समझ में आ रहा है? सेक्शन 121 बताओ क्या है? रिपोर्ट ऑन एजीएम। रिपोर्ट ऑन एजीएम। एजीएम के ऊपर आपको रिपोर्ट देनी होगी बेटा। एजीएम के ऊपर जब आप रिपोर्ट देते हो तो क्या विद इन 30 डेज के अंदर वो आरओसी को देना होता है। एमजीटी कौन सा बेटा? एमजीटी 15। एमजीटी क्या है? एमजीटी 15। ठीक है, अगर आप 30 दिनों में एमजीटी 15 फाइल नहीं करते आरओसी को, जिसमें आपको बताना होता है कि आपने नोटिस दिया था, कब दिया था, फिर आपको मतलब जनरल मीटिंग की सारी बातें आपको बतानी पड़ती है उसके अंदर। अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो बेटा आप पे, यानी कंपनी की बात करें तो कंपनी पे 1 लाख से 5 लाख तक का फाइन है, जबकि अगर मैं ऑफिसर इन डिफॉल्ट की बात करूं तो उस पे 25,000 से 1 लाख रुपए तक का फाइन है। और खुशी की बात यह है कि ऑफिसर इन डिफॉल्ट में आप ही लोग आते हो, है ना? ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ठीक, खुशी, राइट, हो सकता है। हाँ जी, आ जाओ। सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट किसके हवाले होता है? ऑब्वियसली आप लोगों के हवाले होता है। सेक्शन 97 पे आओ। सेक्शन नंबर 97 वही रख दो। सेक्शन 97 के दो पार्ट है बेटो, बच्चों ध्यान से देखना। सेक्शन 97 के दो पार्ट। सेक्शन 97 के कितने पार्ट है बेटा? दो पार्ट है। समझ में आ रही बात? देखिए बेटा, सेक्शन 97 में दो पार्ट है आपके पास। सेक्शन 97(1), सेक्शन 97(2). सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं सेक्शन 97(1) क्या कहता है। देखो, पहली बात तो इफ एनी डिफॉल्ट, अगर कोई डिफॉल्ट हो रहा है बच्चों, इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड in holding the AGM अंडर सेक्शन 96। अगर 96 में जो एजीएम करवाना है ना, उसको होल्ड करने में अगर किसी तरह का डिफॉल्ट हो रहा है तो लिखा है बेटा ट्राइब्यूनल। क्या लिखा है? ट्राइब्यूनल में नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, स्टैंडिंग एनीथिंग contained in the act or articles on the application of member, on the application of member। ठीक है, call or direct the call, direct the calling of AGM, direct the calling of AGM and give such ancillary or consequential directions, ठीक है, बात समझ में आ रही है?
देखो क्या बोला सेक्शन 97 ने। सेक्शन 97 कह रहा है, बहुत सिंपल सी बात है, देखो याद है सेक्शन 97 क्या था? पेनल्टी। सेक्शन 97 क्या है? देखो 96 क्या है? एजीएम। 97 क्या है? सॉरी, सेक्शन 97 मैंने पेनल्टी बोल दिया। सेक्शन 97 इज पावर ऑफ एनसीएलटी टू कॉल एजीएम, है ना? फिर सेक्शन 98 क्या है? एनसीएलटी टू कॉल ईजीएम। सेक्शन 99 पेनल्टी फॉर सेक्शन 96, 97, 98, ठीक है? उसका उसके लिए 99 है। और 100 में क्या है? ईजीएम है। 100 में क्या है? ईजीएम। मैं अभी आपको समझा रहा हूं सेक्शन 97। अब 97 को बड़े ध्यान से देख लो। 97(1), 97(2), पहले 97(1) देख लो यार। कह रहे हैं कि भाई देखो, बता रहे तुमको कि अगर कोई डिफॉल्ट होता है, देखो पहली बात तो सुनो, 97 एग्जिस्टेंस में कब आता है? जब 96 के अंदर डिफॉल्ट होता है। 97 एग्जिस्टेंस में कब आता है बेटा? जब 97 के अंदर क्या हो रहा है? कोई डिफॉल्ट हो रहा है। 97 में क्या हो रहा है? कोई डिफॉल्ट हो रहा है। एनी डिफॉल्ट, कोई भी किसी भी तरह का डिफॉल्ट अगर 97 में होगा तो क्या आएगा? 96 में होगा तो 97 आएगा, 96 में होगा तो 97 आएगा, ठीक है? सो लिखिए ट्राइब्यूनल में नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एक्ट और आर्टिकल। मतलब क्या है? देखो, हो सकता है कि तुमने अपने आर्टिकल में लिख रखा है कि अगर अगर हमने एजीएम नहीं बुलाया तो अगले साल बुला लेंगे या उसके अगले साल बुला लेंगे। कोई मेंबर के पास पावर नहीं है एजीएम बुलवाने का, ठीक है? ट्राइब्यूनल एजीएम नहीं बुला सकता, तुमने ये अपने आर्टिकल में लिख रखा है। तो हम क्या बोल रहे हैं? ट्राइब्यूनल के लिए, ट्राइब्यूनल में नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन विद द एक्ट और आर्टिकल, मतलब एक्ट में कहीं और भी लिखा हो या कंपनी के आर्टिकल में कुछ और लिखा हो, फर्क नहीं पड़ता। ट्राइब्यूनल वाला ये जो सबसेक्शन है ना, वो सुपरसीड करेगा। क्या करेगा बेटा? सुपरसीड करेगा, ठीक है? ऑन द एप्लीकेशन ऑफ मेंबर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुनिए। एप्लीकेशन किसकी होगी? मेंबर की। मतलब क्या है सर? देखो, जब मैं कहता हूं एप्लीकेशन ऑफ मेंबर है, मेंबर एप्लीकेशन लगाएगा, समझना जरा। मुझे एक बात बताओ, क्या डायरेक्टर एप्लीकेशन लगा सकता है? क्या डायरेक्टर एप्लीकेशन लगा सकता है? सर पिछले साल हमने एजीएम नहीं करवाई थी, काम करो ना, सेक्शन 97 में आप ही एजीएम बुलवा दो ना। डायरेक्टर करेगा क्या ऐसा? अरे सब सेक्शन साफ साफ चीख के कह रहा है ना, मेंबर चाहिए अपने को। क्या चाहिए बेटा? मेंबर चाहिए। और मेंबर कौन होता है? जिसके पास शेयर्स होते हैं। जिसके पास क्या होता है बेटा? शेयर्स। और उनका रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में यानी डिपॉजिटरीज के पास जो है उसका नाम होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वो मेंबर हो गया। क्या हो गया वो? मेंबर। सो भैया डायरेक्टर एप्लीकेशन नहीं लगा सकता। अच्छा, अगर मैं कहूं कि मान लो कि कोई डायरेक्टर है जो कि मेंबर भी है, हो सकता है एक डायरेक्टर मेंबर भी हो, शेयर्स भी खरीद रखे, अब क्या होगा बेटा? अब क्या वो एप्लीकेशन लगा सकता है? यस, लेकिन इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर, मेंबर की कैपेसिटी में, डायरेक्टर की कैपेसिटी में नहीं। डायरेक्टर की कैपेसिटी में वो एप्लीकेशन एनसीएलटी को नहीं लगा सकता। करेक्ट? सर कितने मेंबर्स चाहिए? तो कह रहे एनी मेंबर, मतलब वन भी चलेगा, एटलीस्ट वन मेंबर भी चलेगा। कितने मेंबर चाहिए बेटा? वन मेंबर भी चलेगा। बोलो कोई डाउट? सर एक बात बताओ, एनसीएलटी बैठा था, एनसीएलटी देख रहा था, उसको पता लगा कि अरे इस कंपनी ने पिछले कैलेंडर ईयर के अंदर सेक्शन 96 में अपना एक जनरल मीटिंग जो कराना था वो नहीं कराया। क्या एनसीएलटी सुओ मोटो 97 में ऑर्डर पास नहीं कर सकता कि चलो एजीएम कराओ? तो बेटा लिखिए, नहीं करवा सकता। लिखिए बेटा, एनसीएलटी डज नॉट हैव पावर टू convene AGM under section 97 suo moto। मतलब एटलीस्ट कम से कम एक मेंबर ने एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन लगाया होगा, तभी ये 97 वाला प्रोविजन एग्जिस्टेंस में आएगा।
अदरवाइज बेटा ये बुक में ही रह जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? सेक्शन 97 कब एप्लीकेबल होगा? तो बाबूजी पहले मैंने आपको बताया कि सर कोई डिफॉल्ट हुआ हो सेक्शन 96 के अंदर, क्या हुआ बेटा? डिफॉल्ट मेड इन होल्डिंग द एजीएम अंडर सेक्शन 96। बोल दो ना, देखो सेम डिट्टो लैंग्वेज आपको बता रहा हूं जो कि आपके बेयर एक्ट के अंदर गिवन है, आपकी बुक्स के अंदर गिवन है, ठीक है जी। ले बोलिए, इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड, इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन होल्डिंग, किसमें बेटा? इन होल्डिंग द एजीएम अंडर सेक्शन 96, tribunal may not withstanding anything contained in the act or article, in the act or article, on the application of the member, any member, on the application of any member, call or direct the calling of AGM and give such what, अब ये देखो जरा यहाँ पे, give such, आगे लिखते हैं ancillary or consequential directions. What is this? Ancillary and consequential directions. क्या है सर ये एंसिलरी और कॉन्सिक्वेंशियल डायरेक्शंस? सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, क्या मतलब है इसका? एंसिलरी और कॉन्सिक्वेंशियल डायरेक्शंस, देखो जनरली क्या होता है, जब जनरल मीटिंग होता है ना, तो जनरल मीटिंग में प्रॉक्सी होता है। क्या होता है बेटा? प्रॉक्सी। और एक और चीज होता है बेटा कि जनरल मीटिंग में ना मिनिमम कितने मेंबर होंगे उसको बोलते हैं कोरम। क्या बोलते हैं उसको? कोरम। अभी आप ऐसे ही समझे, जब सेक्शन आएगा विस्तार से बताऊंगा कि मिनिमम मान लेते हैं कि 3 मेंबर तो होने ही चाहिए मिनिमम। कितने मेंबर होने चाहिए मिनिमम? 3। करेक्ट है। 2 तो मेंबर आए और एक प्रॉक्सी आया मिस्टर जेड के बिहाफ पे। जेड खुद नहीं आ पाया, उसकी शादी थी आज, तो जेड ने किसको भेजा? अपने दोस्त को, जा भाई जनरल मीटिंग अटेंड कर लियो मेरे बिहाफ पे। और लॉ ये कहता है कि प्रॉक्सी को कोरम में काउंट नहीं कर सकते। लॉ क्या कहता है? प्रॉक्सी को कोरम में काउंट, समझ रहे हो? मिनिमम नंबर जो काउंट करेंगे ना उसमें प्रॉक्सी भाई अलाउड नहीं होगा। बट क्या ऐसा हो सकता है कि सेक्शन 97 में जो एनसीएलटी ने एजीएम कन्वीन कराया है उसमें वो कह दे इवन द प्रॉक्सी विल बी काउंटेड एज मेंबर और एज कोरम? हाँ जी, हो सकता है क्या ऐसा? व्हाई नॉट? एनसीएलटी है भाई, लिखा ना उसने, देखो उसने लिखा एंड गिव सच एंसिलरी, मतलब जुड़े हुए। एंसिलरी मतलब क्या? जनरल मीटिंग से जुड़े हुए। और कॉन्सिक्वेंशियल डायरेक्शंस, कॉन्सिक्वेंशियल मतलब जिससे कुछ उपाय निकाला जा सके। ठीक है, ऐसा हो रहा है सर जनरल मीटिंग तो क्या ही करें, मेंबर्स ही नहीं आ रहे। हमारा जनरल मीटिंग, हमारा एक्चुअली जो रजिस्टर्ड ऑफिस है ना, ऐसी जगह पे कुछ भी हो सकता है, मेंबर्स नहीं आ रहे। सो इस केस के अंदर कुछ भी डायरेक्शन जो एनसीएलटी देगा वो सर्वोपरि माना जाएगा। लिखिए बेटा, एनसीएलटी में डायरेक्ट एनीथिंग not necessarily given in the act, जैसे मैंने आपको बताया कि मेंबर आया, जो प्रॉक्सी था प्रॉक्सी को भी हमने मेंबर काउंट कर लिया। इस तरह की कुछ भी चीज हो सकती है। हो सकता है कि जैसे मान लो नोटिस जाता है 21 डेज क्लियर नोटिस, क्या ऐसा हो सकता है कि एनसीएलटी कहे कि भैया ये मीटिंग बुलानी है आपको और 10 दिन का नोटिस देना है आपको? पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है। पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है बच्चों। ठीक है, सेक्शन 96 सबसेक्शन 1 बता क्या है भैया? कोई डिफॉल्ट होगा टू व्हाट? कंडक्ट एनुअल जनरल मीटिंग अंडर सेक्शन 96। कोई भी डिफॉल्ट होगा अगर टू कंडक्ट द एजीएम अंडर सेक्शन 96, तो ट्राइब्यूनल में क्या बोल रहे बेटा? ट्राइब्यूनल में विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द आर्टिकल और द एक्ट। ठीक है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द मेंबर, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द member to call or direct to call or directions
direct the calling of AGM and give such ancillary and consequential directions as tribunal thinks expedient. ठीक है जी, समझ में आ रही है बात? अब देखो जरा, ये रहा आपका सेक्शन 97 सबसेक्शन 1, लिख लिया सारा? नहीं लिखा? क्या रह रहा है? ये लिखो। हाँ जी, डन। देखो बेटा, सेक्शन 97 सबसेक्शन 2, देखो एक्चुअली सेक्शन 97 सबसेक्शन 2 मैंने कुछ अलग बात कही नहीं। इसमें भी क्या लिखा है, लिखो। इसमें लिखा है सच मीटिंग, ये जो मीटिंग है ना, हेल्ड इन परजुएंस ऑफ सबसेक्शन 1, ये जो मीटिंग हुई है परजुएंस ऑफ सबसेक्शन 1, जो सबसेक्शन 1 में बता रखा है वो वाला, डायरेक्शन ऑफ ट्राइब्यूनल्स डीम्ड एज डायरेक्शंस ऑफ ट्राइब्यूनल deemed as जनरल मीटिंग। मतलब सेक्शन 97 में देखो, 96 में आपने साल में जो एक एजीएम कराना था वो कराया नहीं, तो 97 में आपने जनरल मीटिंग करा लिया, तो 97 वाला जनरल मीटिंग क्या जनरल मीटिंग माना जाएगा? मतलब 96 के हिसाब का अब पेनल्टी आगे तो नहीं चलता रहेगा? याद है सेक्शन 96 अगर कॉन्ट्रावीन करते हो तो भैया पेनल्टी चलेगी ना, उस पर पेनल्टी हम डिस्कस करेंगे अभी उसकी, ठीक है? तो 97 में एनसीएलटी ने अब कह दिया भैया जनरल मीटिंग कराओ, जनरल मीटिंग हो गया, क्या अब उसके बाद भी पेनल्टी चलती रहेगी? नहीं भैया, डीम्ड एज जनरल मीटिंग। सेक्शन 97 में जो एनसीएलटी ने जनरल मीटिंग कराया डीम्ड एज कि वो सेक्शन 96 सबसेक्शन 1 वाला ही जनरल मीटिंग है। करेक्ट है? बात समझ में आ रही है आपको? सो दैट ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यार वो जो फालतू का इनका फाइन पेनल्टी का सीन था ना, वो जो बढ़े जा रहा है पर डे के हिसाब से फाइन लग रहा है, वो लिमिट हो जाए, वो रुक जाए कम से कम। ठीक है, बोलिए 97 एनी डाउट? पक्का? चलो फिर ब्रेक पे मिलते हैं, ब्रेक के बाद उसके बाद करते हैं बाकी के सेक्शंस आगे फर्दर।